नमस्कार विद्यार्थियों, गुणात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणनफल पर हमने बात समाप्त करी थी। वहीं से हम और प्रारंभ करते हैं और वहां पर हमने देखा था कि विलेयता गुणनफल को अवक्षेपण के लिए या प्रेसिपिटेशन के लिए इस टेक्निक का या इस कॉन्सेप्ट का अवधारणा का प्रयोग करते हैं। विलेयता गुणनफल क्या है? संतृप्त विलयन में धनायन एवं ऋणायन या जितने भी आयन उपस्थित हैं, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन से तात्पर्य क्या है? किसी विलायक के दिए गए आयतन में कितना विद्युत अपघट्य या कोई विलेय हो पाता है या घुल पाता है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये विलेयता ताप के साथ बढ़ती है, तो इसलिए हमें ताप भी बताना पड़ता है कि एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। और ग्राम पर लीटर में व्यक्त कर सकते हैं इसको, अर्थात 1 लीटर में उपस्थित या विलेय किसी विद्युत अपघट्य की या कि अन्य पदार्थ की मात्रा, वो विलेयता कहलाती है। अब वहां पर हम उस सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित करते हैं और वो होता है आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। यदि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तब हम कहते हैं कि वो असंतृप्त विलयन है, यानी वो आयन्स उसमें विलेय रहते हैं और सॉल्यूशन हमारा क्लियर रहता है, पारदर्शी रहता है। परंतु यदि किसी भी टेक्निक के द्वारा हम आयनों की सांद्रताओं में वृद्धि कर दें और इनका गुणनफल, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अधिक कर दें, तब हमारे पास वो अवक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस अवक्षेपण के कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम बेसिक रेडिकल के टेस्ट्स में या उनके विश्लेषण में बहुतायत से प्रयोग में लाते हैं। किस तरीके से? यदि हम जब आगे चर्चा करेंगे, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक गैस है और इसमें हाइड्रोजन धनायन और सल्फर ऋणायन के रूप में उपस्थित है। तो जब हम H2S गैस को जल में प्रवाहित करते हैं, तब उस जल में हाइड्रोजन के आयंस धनायन के रूप में और सल्फर के आयंस सल्फाइड ऋणायन के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। और जब संतृप्त विलयन होगा, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन के जो कंसंट्रेशन है वो निश्चित हो जाएगी। लेकिन यदि पहले से ही हाइड्रोजन के आयंस उपस्थित हों, अर्थात अम्ल की उपस्थिति में, तो पहले से ही यदि हाइड्रोजन आयंस की उपस्थिति हो, ऐसे केस में इस H2S का विघटन या इसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कम हो जाता है और सल्फर के आयंस कम मिल पाते हैं। तो अम्ल की उपस्थिति में, जैसे HCl मिलाते हैं यदि हम, तो H2S गैस से या H2S से सल्फाइड आयंस की सांद्रता कम मिल पाती है। तो यदि हमें H2S गैस में से सल्फर आयंस कम चाहिए, तब हम पहले से ही उसमें कुछ अम्ल की उपस्थिति रखेंगे। ये हम जब सेकंड ग्रुप का टेस्ट करते हैं बेसिक रेडिकल्स का, तब प्रयोग में लेते हैं। और इसी तरीके से तृतीय समूह में या थर्ड ग्रुप में, जब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे बेसिक रेडिकल्स के वर्गीकरण की, तब वहां पर ग्रुप की भी बात आएगी। तृतीय समूह में हम वहां देखेंगे कि वहां पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे।
और वहां पर भी अमोनियम क्लोराइड को हम पहले डालेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बाद में डालेंगे, अर्थात अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा। तो वहां भी कारण क्या है कि यहां से अमोनियम क्लोराइड डालने से हमारे पास सॉल्यूशन में पहले से ही अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस मिल जाते हैं, और फिर जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाता है, कम हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास विलयन में प्राप्त होते हैं, और ऐसे में जो कम विलेयता गुणनफल वाले हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अर्थात यहां पर यदि हम देखें तो आयनों की यदि ये KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका मान यदि बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में कम सांद्रता से ही अवक्षेपण हो जाएगा, और यदि किसी पदार्थ के लिए किसी कंपाउंड के लिए ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान बहुत अधिक है तो ऐसे केस में हमें अधिक आयंस की आवश्यकता पड़ेगी अवक्षेपण के लिए। तो जिस भी पदार्थ को हमें अवक्षेपित करना है उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा कि हमें आयंस की सांद्रताएं कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, और इसीलिए हम उन आयंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करना होता है। यदि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान बहुत हाई है तो हमें आयंस अधिक चाहिए, तो ऐसे केस में हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिससे कि आयनाइजेशन अधिक हो जाए और अधिक आयंस मिले और ये आयंस का गुणनफल अधिक हो जाए। सेकेंड ग्रुप में जो यहां पर हम ये H2S गैस प्रवाहित कर रहे हैं HCl की उपस्थिति में, वहां पर हमें सल्फाइड आयंस कम चाहिए क्योंकि द्वितीय ग्रुप के जो सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो हमें कम आयंस चाहिए और यहां से H2S गैस का डिसोसिएशन अधिक हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए हम अम्ल की उपस्थिति पहले रखते हैं, तो उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, सल्फाइड आयंस कम मिलते हैं, तो ऐसे केस में कम विलेयता गुणनफल वाले आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आधार, विलेयता गुणनफल का आधार बेसिक रेडिकल के वर्गीकरण के लिए बहुत उपयोगी है। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन होता है प्रभाजित अवक्षेपण। ये क्या है? यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित हों और जो सामान्यतः होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोई विशेष विपरीत आवेश युक्त आयन का प्रयोग यदि अवक्षेपण के लिए करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आंशिक विलेय पदार्थ बनाएगा, यानी जिसकी विलेयता गुणनफल सबसे कम होगी, वो पदार्थ पहले अवक्षेपित हो जाएगा। तो ये एक हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है कि यदि दो या दो से अधिक आयंस मौजूद हैं और एक ही प्रकार के, मान लीजिए धन आयन, जैसे यहां पर बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये तीनों आयंस हैं, तीनों धन आयन हैं, इनके प्रेसिपिटेशन के लिए हमें क्रोमेट आयन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां से ये बेरियम क्रोमेट भी बनाएगा, स्ट्रोंशियम क्रोमेट भी बनाएगा, कैल्शियम क्रोमेट भी बनाएगा, तीनों ही अवक्षेपित हो सकते हैं। लेकिन फिर ये बात आती है कि पहले कौन सा अवक्षेपित होगा, तो पहले वो आयन अवक्षेपित होगा जो क्रोमेट के साथ इसका विलेयता गुणनफल सबसे कम है। ठीक है ना, जैसे यहां पर बेरियम क्रोमेट है,
इसका विलेयता गुणनफल 10⁻⁻10 है, स्ट्रोंशियम का 10⁻⁻5 और कैल्शियम का 10⁻⁻4। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अवक्षेपण बेरियम का होगा, फिर स्ट्रोंशियम का होगा और फिर इसके बाद कैल्शियम का होगा। तो मिक्सचर में सबसे कम विलेयता गुणनफल वाला पदार्थ पहले अवक्षेपित होता है। यह वाइवा में भी एक प्रश्न बनता है। एक इसमें संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन का कॉन्सेप्ट भी है या सिद्धांत भी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई उदासीन अणु, जैसे ये अमोनिया है, या कोई विपरीत आवेश का आयन, ये मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि सामान्यतः कलर्ड होते हैं, या कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं, संकुल आयन बना देते हैं। इस तरीके की रिएक्शंस भी हमें देखने को मिलेगी और ये रिएक्शन भी दोनों तरीके से, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगी। यानी जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके विपरीत वो डिसोशिएट भी हो सकता है, और यहां पर भी फिर वो उसी तरीके से द्रव अनुपाती क्रिया का नियम यहां पर भी लागू होता है। और वहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, तो यहां पर हम इसको आयनन सिद्धांत या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे। तो इस तरीके से 3-4 सिद्धांत गुणात्मक विश्लेषण में प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे अहम इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है, जिसके आधार पर हम अधिकतर अपने परीक्षण लेबोरेटरी में करते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है।